हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नया टॉपिक न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ने से पहले जो पहले वाला चैप्टर है उसमें से आपको रेस्ट, यूनिफॉर्म मोशन और फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। शॉर्ट के अंदर डिस्कस करते हैं रेस्ट क्या होता है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग डज नॉट चेंज। अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन उसके सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होती है तो ऐसे ऑब्जेक्ट को बोलेंगे कि वो रेस्ट पर है। दूसरा, यूनिफॉर्म मोशन। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विथ यूनिफॉर्म मोशन इफ इट्स वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट और एक्सेलरेशन इज जीरो। अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं हो रही है और उसका जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो भी चेंज नहीं हो रहा है, या फिर शॉर्ट में बोले एक्सेलरेशन उसका जीरो है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को बोलेंगे कि उसका मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन। तीसरा है फोर्स। फोर्स के बारे में भी हम छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं, एक क्लास में पढ़ चुके हैं। फोर्स ऐसा एक्सटर्नल पुश और पुल होता है जो कि किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ रेस्ट को या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को या तो चेंज करता है या चेंज करने की कोशिश करता है। इसके साथ ही फोर्स किसी ऑब्जेक्ट की शेप को और डायरेक्शन ऑफ मोशन को भी चेंज कर सकता है या करने की कोशिश करता है। एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बॉय है, वो किसी वॉल को पुश करता है। अगर वो उसको पुश करता है तो बॉल की जो वॉल की जो स्टेट ऑफ रेस्ट है वो चेंज नहीं होगी, लेकिन फिर भी जो उसका पुश है बॉय का, उसे अपन बोलेंगे कि उसने फोर्स लगाया। इसी तरह से अगर एक कार्ड को आप फोर्स लगाते हैं तो उसकी क्या होती है, उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, वो स्टेट ऑफ रेस्ट से स्टेट ऑफ मोशन में चला जाता है। तो हम बोलते हैं कि फोर्स ने क्या किया, ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ रेस्ट को स्टेट ऑफ मोशन में चेंज कर दिया। इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है जो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन करते हुए अगर हम उस पर फोर्स लगाते हैं तो उसकी यूनिफॉर्म मोशन चेंज हो सकती है स्टेट ऑफ रेस्ट में। अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा है और हमने उस पर फोर्स लगाया उसके मोशन के अपोजिट, तो वो रेस्ट पर आ सकता है। इसी तरह से जो ऑब्जेक्ट है उसकी शेप भी चेंज हो सकती है फोर्स से। तो डेफिनेशन अगर अपन बनाए फोर्स की तो क्या बनेगी, फोर्स इज इन फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल पुश और पुल विच चेंजेस और ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इट कैन स्टॉप a moving body or it can change the shape and direction of motion of an object. अब अपन बढ़ते हैं आगे लॉज ऑफ मोशन को। लॉज ऑफ मोशन जो है न्यूटन ने कुछ बेसिक ऑब्जर्वेशन के चलते दिए थे। तो बेसिक ऑब्जर्वेशन क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक टेबल है, टेबल के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है। अगर इस ब्लॉक के ऊपर कोई भी फोर्स ना लगाया जाए, इसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना किया जाए, तो ये जो ब्लॉक है उसी पोजीशन पर रहेगा। अगर ये ब्लॉक रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगा जब तक कि इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाया जाता, जब तक कि इसे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता। इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक बहुत लंबी रेल है, फ्रिक्शनलेस रेल है, और इस फ्रिक्शनलेस रेल पे एक ऑब्जेक्ट, एक बॉल रोल कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से। V स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी, ये वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसकी वेलोसिटी सेम रहेगी। इसका जो स्टेट ऑफ मोशन है जो कि यूनिफॉर्म मोशन है वो हमेशा यूनिफॉर्म मोशन ही रहेगा स्ट्रेट लाइन में, जब तक कि इसके ऊपर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता। ये जो दो इंसिडेंट है इसी से फर्स्ट लॉ बनाया गया है। क्या है, a body continues to be in state of rest or uniform motion in a straight line unless a net external force एक्ट ऑन इट। देखिए ध्यान से,
कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी बॉडी है कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट, वो हमेशा या तो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगी या फिर यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन में रहेगी, जब तक कि अनलेस ए नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन, जब तक कि इस पर एक नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता। एग्जांपल याद रखेंगे तो स्टेटमेंट याद रखने में आसानी होगी। ये जो स्टेटमेंट है इससे हमें दो फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, पहला है फोर्स और दूसरा है इनर्शिया। अगर स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़े तो इसमें लिखा हुआ है अनलेस इन नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। इसका मतलब फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में चेंज ला सकता है। जो पहले डेफिनेशन अपन ने फोर्स की बनाई थी, सेम टू सेम डेफिनेशन, सेम टू सेम इंफॉर्मेशन या फिर कह सकते हैं हिंट हमें मिलता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के स्टेटमेंट से। सेकंड हमारे पास है इनर्शिया। इसी स्टेटमेंट को देखें तो क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, ए बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। इसका मतलब जो बॉडी है वो हमेशा या तो रेस्ट पे रहेगी या फिर यूनिफॉर्म मोशन करेगी स्ट्रेट लाइन में, जब तक कि इसके ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता। इसका मतलब जो बॉडी है वो अपने आप से खुद की मर्जी से अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज नहीं कर सकती है, ठीक है ना। तो यही जो प्रॉपर्टी होती है इसे अपन कहते हैं इनर्शिया। इनर्शिया की डेफिनेशन क्या होती है, द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स पोजीशन ऑफ स्टेट, टू चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन ऑन इट्स ओन। अगर कोई बॉडी है उसकी ऐसी प्रॉपर्टी जिससे वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं कर सकती है खुद, इस प्रॉपर्टी को अपन कहते हैं इनर्शिया, ठीक है। इनर्शिया देखिए तीन टाइप की इनर्शिया होती है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। एग्जाम्पल समझेंगे कि क्या चीजें होती है ये। सबसे पहला एग्जाम्पल है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। सिंपल सा एग्जाम्पल है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, एक ट्री है, ट्री के ऊपर फ्रूट लगा हुआ है, उस फ्रूट को हमें क्या करना है, ट्री से डिटैच करना है। तो हम क्या करते हैं, हम वो जो फ्रूट है, जिस ब्रांच पे फ्रूट लगा है उसे शेक करते हैं। जैसे ही शेक करते हैं तो हमारा जो फ्रूट है वो अपनी इनर्शिया की वजह से उसी पोजीशन पे रहता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से उसी पोजीशन पे रहता है, लेकिन जो ब्रांच है वो अपनी पोजीशन से डिसलोकेट हो जाती है, हट जाती है। इसलिए क्या होता है, जो हमारा फ्रूट है वो डिटैच हो जाता है ब्रांच से और नीचे आ जाता है ग्रेविटी की वजह से। इसी तरह से फॉर एग्जांपल एक हमारे पास ब्लैंकेट है जो काफी डर्टी है, उसके अंदर काफी क्या है, धूल है। तो उसको अगर क्लीन करना है तो हम क्या करते हैं, उसको टांग देते हैं और एक स्टिक की हेल्प से क्या करते हैं, उसको उसके ऊपर फोर्स लगा के इसको मतलब उसको झटकारते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा करने से क्या होता है कि जैसे अपन उस पर फोर्स लगाते हैं तो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो अपनी पोजीशन पे रहते हैं और कारपेट जो है डिस्प्लेस हो जाती है। इसलिए दोनों डस्ट पार्टिकल और जो हमारा कारपेट है वो डिटैच हो जाते हैं। तो ये एग्जांपल तो हो गया किसका, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। सेकंड अपन बात करते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन का। इनर्शिया ऑफ मोशन जैसे फॉर एग्जांपल आप एक कार के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं या फिर फॉर एग्जांपल एक बस के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं और बस जो है मोशन कर रही है। अगर आप चलती हुई बस में से उतरने की कोशिश करेंगे तो आप गिर जाते हैं। जिस डायरेक्शन में बस जा रही है उसी डायरेक्शन में आप गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हम बस में बैठे होते हैं तो जो स्टेट ऑफ मोशन होती है बस की, बस अगर मोशन में है तो हम उसके अंदर बैठे हैं तो हमारी भी जो स्टेट ऑफ मतलब हमारा हम भी कैसे हैं, मोशन के अंदर है। जैसे ही हम चलती हुई बस में से पैर नीचे रखते हैं तो हमारी जो लोअर बॉडी है ग्राउंड के कांटेक्ट में आती है और ग्राउंड में कांटेक्ट आने की वजह से वो रेस्ट पे हो जाती है। लेकिन हमारी जो अपर बॉडी है वो अभी भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट की प्रॉपर्टी की वजह से, इनर्शिया ऑफ मोशन की प्रॉपर्टी की वजह से मोशन में रहती है। इस वजह से अपर बॉडी तो मोशन में रहती है लेकिन नीचे बॉडी रेस्ट पे जाती है, इसलिए हम क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। इसी तरह से इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है ऑब्जेक्ट की जिससे वो अपनी मोशन की जो डायरेक्शन है उसमें चेंज का अपोज करता है।
जैसे फॉर एग्जांपल देखा होगा, अगर हमारे पास एक हमारे पास क्या स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग से हमने पत्थर बांध रखा है, पत्थर को हम इस तरह से क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। अगर हम रोटेट करते करते उस पत्थर की स्ट्रिंग को हाथ से छोड़ देते हैं, ठीक है ना, तो ये जो पत्थर है वो स्ट्रिंग के साथ टेंजेंशियली फ्लाई कर जाता है। इस तरह से नहीं जाएगा, इस तरह से नहीं जाएगा, टेंजेंशियली जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि जब हम इसको रोटेट कर रहे थे तब इसकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन थी वो कैसी थी, टेंजेंशियली, ठीक है ना। जब अपन इस तरह से पत्थर को रोटेट करते हैं तो उसकी डायरेक्शन मोशन कैसी रहती है, टेंजेंट टू द सर्कल। अब जैसे ही छोड़ेंगे तो वो उसी डायरेक्शन में जाना चाहेगा, इसलिए वो इस डायरेक्शन में चला जाएगा। इसी तरह से आपने देखा होगा ग्राइंडिंग व्हील का एग्जांपल है। ग्राइंडिंग व्हील क्या होता है, एक ऐसा व्हील होता है जो रोटेट करता रहता है, उसके ऊपर छोटे छोटे ग्राइंडिंग पार्टिकल्स होते हैं। जैसे ही हम उसके ऊपर कोई भी नाइफ रखते हैं तो उस ग्राइंडिंग व्हील से टेंजेंशियली स्पार्क्स निकलते हैं, ठीक है ना। स्पार्क्स क्यों निकलते हैं टेंजेंशियली, क्योंकि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है ग्राइंडिंग व्हील के कांटेक्ट में जब आते हैं तो उनकी डायरेक्शन ऑफ मोशन टेंजेंशियली हो जाती है और वो टेंजेंट की डायरेक्शन में मोशन करना चालू कर देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है हमें फोर्स की डेफिनेशन बताता है, फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो हमें फोर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है, फोर्स की डायरेक्शन के बारे में बताता है, ठीक है ना। क्या होता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी is directly proportional to the net external force acting on a body। net external force की बात की गई है, सिर्फ फोर्स के बारे में बात नहीं की गई। हो सकता है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर बहुत सारे फोर्स एक्ट कर रहे हो, उन सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट वेक्टर सम होता है नेट एक्सटर्नल फोर्स। तो जो नेट एक्सटर्नल फोर्स होता है एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, rate of change of linear momentum of body, ठीक है ना। उस बॉडी का जो लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। लीनियर मोमेंटम पी से डिनोट करते हैं, पी इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इसकी डेफिनेशन है इस तरह से, द क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी इज टर्म्ड एज इट्स मोमेंटम। एक ऑब्जेक्ट कितना मोशन कर सकता है, उसके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है मोशन करने की, उसे अपन कहते हैं मोमेंटम। तो मोमेंटम जो है उसका रेट ऑफ चेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर अपन देखो इस तरह से, ठीक है ना, एफ एक्सटर्नल वो भी नेट, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है ना। F proportional to F external net proportional to dp upon dt, P stand for linear momentum। अब आगे देखते हैं इसको। मेरे हिसाब से ये तो सिंपल स्टेटमेंट है, इसमें ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मैथमेटिकल स्टेटमेंट है एक तरह से। ठीक है, अब देखिए वेक्टर क्वांटिटी इसके ऊपर वेक्टर लगाया मैंने। तो जो फोर्स की डायरेक्शन है ना, जिस डायरेक्शन में डीपी मतलब जिस डायरेक्शन मोमेंटम चेंज हो रहा है उसी डायरेक्शन में होगी। अगर मैं P लिखूं तो P बराबर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। M स्टैंड्स फॉर मास एंड V स्टैंड्स फॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है ना। इस वैल्यू को अगर यहाँ पुट कर दूंगा, ठीक है, देखिए ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ना, ये जो प्रोपोर्शनल है इसको अपन इक्वल में कन्वर्ट करते हैं, K लगाते हैं यहाँ पे, dp अपॉन dt आता है। सिंप्लिसिटी के लिए K की वैल्यू यूनिटी ली गई है CGS और SI सिस्टम के अंदर, तो हमारे पास जो फॉर्मूला आ जाता है
वो चेंज होगी किसमें आ जाता है, F इक्वल टू dp अपॉन dt। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करूं, P की वैल्यू पुट करूं, तो P की वैल्यू हो जाएगी mv। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्या आता है, देखो ये m और v अगर दोनों वेरिएबल है तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन का रूल होता है। अगर दो फिजिकल क्वांटिटी, दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई में होती है तो इनका जो डिफरेंशिएशन है इस तरह से होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो f एक्सटर्नल नेट है वो होता है dm बाई डी टी इंटू वी प्लस m dv बाई डी टी। ये इक्वेशन अपने को याद रखनी है। लेकिन इन जनरल हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो कैसा होता है, रिजिड बॉडी होती है, उसका मास चेंज नहीं होता है, मास से होता है वो टाइम के साथ कांस्टेंट रहता है। इसलिए जो dm बाई dt है इन जनरल, ठीक है ना, ये जो लॉ है ना, ये लॉ, इसकी खास बात ये है कि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए डिफाइन किया गया है। ठीक है ना, रिजिड बॉडी के लिए हम अगर इसको स्टडी करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन केस m इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अगर m कॉन्स्टेंट है, ठीक है ना, तो dm बाई डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए f एक्सटर्नल नेट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, m dv बाई डी टी। और dv बाई डी टी आपको पता है क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। इसलिए हम पढ़ेंगे कि हमारे पास जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है रिजिड बॉडी के लिए वो होता है m इंटू ए। ये हमारे पास क्या है, न्यूटन्स सेकेंड लॉ। ठीक है ना, ये और ये तीन चीजें अपने को ध्यान रखनी है। ठीक है ना, स्टेटमेंट से ये याद हो जाएगा और फिर मैथमेटिक्स, मैथ से थोड़ा सा अपने को दिमाग लगा के ये करना है। ठीक है, जो न्यूटन सेकंड लॉ है इसके भी क्या है, काफी एप्लीकेशन है। जैसे देखें, एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, ये क्या होता है, देखिए न्यूटन लॉ की भी क्या है, एप्लीकेशन है। जैसे सबसे पहला एप्लीकेशन देखिए, जो हमारा जैसे क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट में जो फील्डर होता है जब वो कैच करता है तो अपने हाथों की पोजीशन फिक्स नहीं रखता है, वो थोड़ा सा कैच करते टाइम क्या होता है, अपने हाथों को नीचे लाता है या फिर थोड़ा पीछे लाता है। ऐसा क्यों करता है, ऐसा इसलिए करता है क्योंकि हमारा जो फोर्स है, अगर फोर्स की डेफिनेशन लिखे, यहाँ पे मैं एक्सटर्नल नहीं लिख रहा हूं तो ये समझना जरूरी है कि ये नेट एक्सटर्नल फोर्स है, इज इक्वल टू क्या होता है, m dv बाई डी टी या फिर f इंटू टी। ठीक है ना, इसको लिख सकते हैं dv बाई डी टी को m v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है ना, तो f इंटू टी इक्वल टू क्या होता है, m v माइनस यू। अब जब बॉल को कैच करते हैं तो बॉल की वेलोसिटी कुछ ना कुछ होती है। फॉर एग्जांपल 10 मीटर पर सेकंड है बॉल की वेलोसिटी, जब कैच कर लोगे तो उसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। मतलब उसका मास भी है, ये तो 0 है, ये फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ है, मतलब ये वाली वैल्यू तो क्या है, फिक्स है। जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन से रेस्ट पर आता है तो उसके मोमेंटम में चेंज आता है और ये जो मोमेंटम में चेंज है वो फिक्स रहता है। लेकिन ये जो हमारे पास है, ये जो दो फिजिकल क्वांटिटी है, फोर्स और टाइम, ये इसको अपन क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं।
जैसे ही जो हमारा फील्डर है अपने हाथों को बॉल के कांटेक्ट में आते से ही वहीं रोकता नहीं, नीचे लाता है, तो वो क्या करता है, बेसिकली टाइम को बढ़ा रहा है। अब ये तो क्या है, कांस्टेंट है, ये वाली साइड तो क्या कांस्टेंट है, लेकिन अगर हम देखें तो ये जो कांस्टेंट है वो इसके और इसके मल्टीप्लीकेशन के बराबर है। अगर टाइम जो है बढ़ जाएगा तो फोर्स को कम होना पड़ेगा ताकि ये जो प्रोडक्ट हो क्या हो, कांस्टेंट हो। जैसे मैथ्स के अंदर आपने पढ़ा होगा, अगर a इंटू बी इक्वल टू मान लेते हैं 10 है, ठीक है ना, तो अगर b बढ़ जाएगा तो a को कम होना पड़ेगा ताकि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या रहे, 10 रहे, ठीक है ना। तो यही सेम कंसेप्ट का इस्तेमाल करके, न्यूटन सेकंड लॉ का इस्तेमाल करके, जो हमारा फील्डर है अपने हाथों को कैच करते समय नीचे लाता है ताकि जो टाइम है इंक्रीज हो जाए, टाइम ऑफ एंगेजमेंट जो है हाथ का और उसके बॉल का वो ज्यादा हो जाए, तो फोर्स जो लग रहा है उसके हाथों को, फोर्स जो लगाना पड़ रहा है उसके हाथों को, वो क्या हो जाए, कम हो जाए। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल है शॉकर्स का। जो हमारे 4 व्हीलर्स होते हैं या फिर 2 व्हीलर्स होते हैं, ऑटोमोबाइल्स होते हैं, उसके अंदर शॉकर लगाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम स्मूथ रोड पे जा रहे हैं तब तक तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन फॉर एग्जांपल अनइवन रोड है या फिर कोई खड्डा आ गया तो क्या होता है, जब हम जाते हैं उसके ऊपर से तो हमें शॉक लगता है, ठीक है ना। वो जो शॉक है उसके इम्पैक्ट को रिड्यूस करने के लिए हम क्या लगाते हैं, व्हीकल के अंदर शॉकर लगाते हैं, स्प्रिंग लगाते हैं। तो जैसे ही वो हम जब इस तरह से अनइवन रोड पे जाते हैं तो शॉक जो है वो शॉकर क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और हमें रिलेटिवली हम क्या होते हैं, सेफ पोजीशन में होते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, एप्लीकेशन है सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। इसी तरह से फॉर एग्जांपल अपन देखें तो जो हमारा कराटे प्लेयर होते हैं वो क्या करते हैं, वो शो करते हैं, वो बीच में टाइल्स रखते हैं और टाइल्स को हाथों से क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। तो ऐसा कैसे कर सकते हैं, अगर एक नॉर्मल पर्सन करेगा इस तरह से हाथों से ब्रेक करने की कोशिश करेगा तो उसको बहुत ही लगेगी, पेन होगा उसको। तो इसके पीछे भी क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। जो कराटे प्लेयर्स हैं वो अपने हाथ को इतनी जल्दी, इतने कम टाइम के अंदर उससे कांटेक्ट करते हैं, ठीक है, इतने कम टाइम से अंदर कांटेक्ट करते हैं ताकि जो फोर्स होता है वो काफी बढ़ जाता है और जो टाइल जो है वो क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। सेम हमारे पास क्या कंसेप्ट है, सेम हमारे पास कंसेप्ट है। जो मोमेंटम चेंज है टाइल को तोड़ने के लिए वो तो क्या है, कांस्टेंट है। अगर हम टाइम को बहुत ही कम कर दें, ठीक है ना, ये जो टाइम ऑफ कांटेक्ट है वो क्या कर दें, बहुत ही कम कर दें, फॉर एग्जांपल 0.02 सेकंड कर दें, इतना कम कर दें, तो फोर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी ताकि ये जो वैल्यू है वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे। इसलिए जो हमारे कराटे प्लेयर हैं जब वो मारते हैं तो बहुत ही कम टाइम के अंदर वो बहुत ही ज्यादा फोर्स लगा देते हैं, और क्योंकि टाइम ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, कम होता है, इतना कम होता है, इसलिए उनको उनका जो हाथ है उससे इंजरी होने से भी बच जाता है। ठीक है, क्लियर है, ये हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। आगे चलते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे। थर्ड लॉ ऑफ मोशन बहुत ही सिंपल है, लेकिन फिर भी इसमें कई बार क्या होता है, गलती होने के चांस होते हैं। क्या होता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, दो बॉल्स हैं। जैसे आपने खेला होगा बिलियर्ड्स, एक गेम होता है जिसमें क्या होती है, बहुत सारी बॉल्स होती हैं, उसे अपन हिट करते हैं और उसको पॉइंट करने की कोशिश करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल दो बिलियर्ड बॉल्स हैं हमारे पास, दोनों एक दूसरे की तरफ क्या कर रही है, इस तरह से ट्रैवल कर रही है। जब ट्रैवल करती है तो इनमें क्या होता है, इम्पैक्ट होता है, मतलब दोनों कोलिजन होती है, टकराती हैं। तो जब ये टकराती हैं इस तरह से, इस बॉल का नाम ए बोल देते हैं, इस बॉल का नाम बी बोल देते हैं, तो ये दोनों बॉल क्या करती है, एक दूसरे पर फोर्स लगाती है, एक दूसरे पर फोर्स लगाती है। ये हमारी बी बॉल है, वो ए बॉल पे फोर्स लगा रही है, उस फोर्स का नाम बोल रहा हूं मैं एफ ऑन ए ड्यू टू बी। और जो हमारी ए बॉल है वो बी बॉल पे फोर्स लगा रही है एफ ऑन बी ड्यू टू ए। ये दोनों जो फोर्स हैं वो कैसे हैं, इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है ना, वो कैसे हैं, इक्वल एंड अपोजिट। अगर फॉर एग्जांपल इसने ए बॉल ने बी बॉल पे लगाया 10 न्यूटन का फोर्स, तो बी बॉल भी ए बॉल पे लगाएगी 10 न्यूटन का फोर्स, लेकिन जो डायरेक्शन होगी दोनों फोर्स की वो क्या होगी, डिफरेंट होगी, और दोनों जो फोर्स है वो डिफरेंट बॉडीज पर एक्ट करेंगे, ठीक है ना।
दोनों जो फोर्स होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट बॉडीज पर एक्ट करेंगे। तो यही हमारा इसी कंडीशन से, उसके बाद क्या होगा, ये बॉल इधर चली जाएगी, ये बॉल इधर चली जाएगी। तो इसी से हमारे, इसी कंडीशन से, इसी एग्जांपल से अपने को न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन समझना है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है ना, ये स्टेटमेंट है थर्ड लॉ का। लेकिन इसमें कई बार कंफ्यूजन होता है कि ये क्या चीज है। कंफ्यूजन ये होता है कि लोग बोलते हैं कि देखो ये हमारे पास है इस तरह से, ये इक्वल एंड अपोजिट है, तो नेट फोर्स जीरो हो गया। नेट फोर्स जीरो कब होता है? नेट फोर्स जीरो जब होता है जब दो फोर्स लगते हैं इक्वल एंड अपोजिट और बॉडी एक ही होती है। लेकिन यहाँ पे दो डिफरेंट बॉडीज हैं, एफ बी ए, बी पर लग रहा है अकेला फोर्स, एफ ए बी ए पर लग रहा है अकेला फोर्स। तो नेट फोर्स जीरो कैसे होगा? अलग अलग बॉडीज है ना। या तो नेट फोर्स जीरो कब होता है? जब बॉडी एक ही हो और फोर्स क्या हो, इक्वल एंड अपोजिट। तो ये समझना है अपने को। ये जो एक्शन और रिएक्शन है, एक्शन और रिएक्शन बेसिकली फोर्स के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। ये जो एफ ए बी और एफ बी ए है, इन दोनों को अगर अपन मैथमेटिकली लिखेंगे तो लिखेंगे एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी ए, ठीक है ना। ये मैथमेटिकल इक्वेशन है। माइनस का इस्तेमाल इसलिए किया गया है क्योंकि दोनों जो हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है और मैग्नीट्यूड बराबर है, इसलिए अपन इस तरह से इसको लिख दिया। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की भी काफी एप्लीकेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल वॉकिंग के अंदर अगर अपन चलते हैं तो चलने के दौरान हम क्या करते हैं, जो हमारा फ्लोर होता है उसको अपन पीछे की साइड, बैकवर्ड साइड पुश करते हैं। तो एज ए रिएक्शन जो हमारा फ्लोर होता है वो हमें आगे की तरफ क्या करता है, हम पे फोर्स लगाता है, ठीक है ना। हमारा एक्शन क्या है, फ्लोर को पुश करना, और उसका रिएक्शन क्या है, फ्लोर का हमें पुश करना, ठीक है। इसी तरह से फॉर एग्जांपल एक कार है, कार रोड के ऊपर ट्रैवल करती है तो वहां पर भी यही होता है। जो कार के टायर्स हैं वो रोड को पुश करते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में। जो एक्शन है वो क्या है, पुशिंग ऑफ द रोड बाय द टायर्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। और उसके रिएक्शन में जो हमारा टायर है वो क्या करता है, उसको हमें आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोशन देता है, ठीक है। इसी तरह से थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एग्जांपल है रिकॉइलिंग ऑफ गन। अगर आपने कभी गन चलाई हो तो उसमें क्या होता है, जैसे ही अपन, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक राइफल है, राइफल को जैसे ही मैं फायर करता हूं तो बुलेट आगे जाती है, लेकिन जो गन है वो पीछे जाती है। मेरे कंधे पर थोड़ा सा कुछ फोर्स फील होता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो रहा है, एक्शन एंड रिएक्शन का पेयर का एग्जाम्पल है। जो हमारा एक्शन है उसे अपन बोल सकते हैं कि जो बुलेट है वो आगे गई है, और रिएक्शन जो है वो ये है कि हमारी जो गन है वो पीछे आई है। इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारे पास तीन लॉ ऑफ मोशन है। तीनों ऑफ लॉ जो तीनों जो लॉ ऑफ मोशन है, इससे कंक्लूजन यही निकलता है कि हमें फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। पहले लॉ में हमें फोर्स के बारे में पता चला कि फोर्स एक कैसी फिजिकल क्वांटिटी है। फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिससे स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन चेंज हो सकता है। दूसरे में उसके मैग्नीट्यूड के बारे में पता चला, और तीसरे के अंदर उसके इंटरेक्शन के बारे में पता चला कि जो हमारा फोर्स है वो पेयर्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। अगर एक्शन होगा तो रिएक्शन होगा। तो इसी के साथ मैं ये जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है शॉर्ट के अंदर मैं क्लोज करता हूँ इस टॉपिक को। फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे। थैंक यू।